जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका जीनियस यूनिक स्टडी में। आज हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहली स्लाइड देखते हैं। ओहो, बिल्कुल। स्क्रीन पर जो शानदार 3D विजुअल हम देख रहे हैं, उसमें एक मानव शरीर का पारदर्शी धड़ यानी टोर्सो दिखाई दे रहा है। हाँ, और इसमें गले के पास, पेट के बिल्कुल बीच में और नीचे किडनी के ऊपर कुछ ग्रंथियां हैं जिन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। वो बहुत ही सुनहरे रंग में चमक रही हैं। सही कहा। और इस स्लाइड का शीर्षक ही है मानव शरीर के जैविक नियंत्रण केंद्र, जिसमें हम पैराथायराइड, अग्नाशय और एड्रीनल ग्रंथि का विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दिमाग ही हमारी पूरी बॉडी का बॉस है, लेकिन ये देखकर बहुत उत्सुकता होती है कि कैसे ये छोटी छोटी चमकने वाली ग्रंथियां हमारी पूरी की पूरी बायोलॉजिकल मशीन को इतनी बारीकी से कंट्रोल करती हैं। देखिए, ये उत्सुकता बिल्कुल जायज़ है। हमारा शरीर एक बहुत ही जटिल मशीन है और इस मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ दिमाग काफ़ी नहीं है। मतलब शरीर के अंदर एक पूरा केमिकल सिस्टम काम कर रहा है। एकदम सही। शरीर के अंदर एक पूरा केमिकल इंटरनेट काम कर रहा है। आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन इसी केमिकल इंटरनेट को डिकोड करना है। तो हम मुख्य रूप से इन 3 नियंत्रण केंद्रों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये क्या है, बल्कि ये समझेंगे कि ये लाइन बाय लाइन कैसे काम करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये स्लाइड यहीं कंप्लीट होती है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ, अब स्क्रीन पर नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है और हमारा पहला नियंत्रण केंद्र है जिसे कैल्शियम नियंत्रक कहा गया है। विजुअल अब थायराइड ग्रंथि के पिछले हिस्से पर जूम इन हो रहा है। राइट। वहां ध्यान से देखिए, मटर के दाने के आकार की 4 छोटी छोटी यानी 2 जोड़ी ग्रंथियां सुनहरे रंग में चमक रही हैं। इन्हें ही पैराथायरॉयड ग्रंथि कहते हैं। लेकिन इनकी डिटेल्स देखकर मुझे हैरानी हो रही है। मतलब एनाटॉमी के हिसाब से इनकी स्थिति थायराइड के पृष्ठभाग में है, लेकिन इनका वजन सिर्फ 0.01 से 0.03 ग्राम तक है। हाँ, ये 1 ग्राम के 100वें हिस्से के बराबर भी मुश्किल से है और यही प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है। आकार पर मत जाइए। अच्छा, तो इन छोटी सी ग्रंथियों से जो मुख्य हार्मोन निकलता है उसका नाम पैराथॉर्मोन या पीटीएच है, राइट? बिल्कुल। इसे कॉलिप का हार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य है रक्त में कैल्शियम आयन यानी Ca2+ और फास्फोरस के स्तर का नियमन करना। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए होता है। क्या इसका कोई और भी काम है? हड्डियां तो सिर्फ कैल्शियम का बैंक या स्टोर रूम है। असली काम तो खून में होता है। कैल्शियम हमारे नर्वस सिस्टम का इलेक्ट्रिक करंट है। अच्छा, मतलब हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं या दिल धड़कता है, वो सब कैल्शियम की वजह से है। बिल्कुल सही। दिमाग से सिग्नल शरीर तक पहुंचते हैं, ये सब कैल्शियम आयनों के कारण होता है। अगर खून में कैल्शियम का स्तर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो सिस्टम क्रैश हो सकता है। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इसका मतलब ये छोटी सी ग्रंथि बिल्कुल किसी कंप्यूटर की उस माइक्रोचिप की तरह है जो पूरे भारी भरकम सिस्टम के पावर सप्लाई को चलाती है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। चलिए अब अगले टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये चिप काम कैसे करती है। अब स्क्रीन पर नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। ओह, इस विजुअल में कैल्शियम समस्थैतिकता यानी संतुलन के खेल को दिखाया गया है। स्क्रीन पर हड्डियां दिख रही हैं, लाल रंग की रक्तवाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स हैं और बीच में एक तराजू का एनिमेशन आ रहा है। हाँ, और उस तराजू के एक पल्ले पर पीटीएच है और दूसरे पल्ले पर कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन है। ये तराजू होम्योस्टैसिस यानी शारीरिक संतुलन को दर्शा रहा है। तो पीटीएच क्या करता है? स्लाइड के हिसाब से ये रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। बिल्कुल। जब खून में कैल्शियम कम होता है तो पीटीएच अस्थियों का विघटन करता है। मतलब हड्डियों को हल्का सा घोलकर वहां से कैल्शियम निकालकर प्लाज्मा में ले आता है। और ये यूरिन में भी कुछ करता है ना? हाँ, ये मूत्र में कैल्शियम का निष्कासन कम करता है ताकि कैल्शियम शरीर से बाहर न जाए और फॉस्फेट बढ़ा देता है। इसमें एक सहायक भी है, कैल्सिट्रायोल, जो आंतों में खाने से कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। इसके ठीक उलट कैल्सिटोनिन का काम है रक्त में कैल्शियम का स्तर घटाना। जब खून में कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है? तब कैल्सिटोनिन एक्स्ट्रा कैल्शियम को खून से निकालकर वापस अस्थि ऊतक यानी बोन मैट्रिक्स में जमा कर देता है। रुको, मुझे इसे समझने दो। एक हार्मोन खून में कैल्शियम बढ़ा रहा है
और दूसरा घटा रहा है। तो क्या ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन की तरह काम करते हैं? इन्हें दुश्मन कहना सही नहीं होगा। ये एक परफेक्ट थर्मोस्टैट की तरह काम करते हैं। जैसे एसी का थर्मोस्टैट कमरे का तापमान संतुलित रखता है ना, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, गर्मी बढ़ने पर कूलिंग ऑन और ज्यादा ठंडा होने पर कट। वैसे ही ये दोनों मिलकर शरीर के कैल्शियम थर्मोस्टैट को बैलेंस रखते हैं। एकदम सही। चलिए, ये स्लाइड भी यहीं पूरी होती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, जहां हम इन ग्रंथियों से जुड़े विकारों को देखेंगे। ओके, स्क्रीन पर एक नई स्लाइड ओपन हो चुकी है। विजुअल काफी डरावना है। स्क्रीन दो भागों में बटी है। बाईं ओर मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है। बिल्कुल बिजली के झटके लगने जैसा ग्राफिक है। हाँ, और दाईं ओर एक कमजोर खोखली हड्डी यानी पोरस बोन का चित्र है। बाईं तरफ वाली स्थिति को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम। मतलब जब पीटीएच का स्राव कम हो जाता है तो इसका प्रभाव ये होता है कि रक्त में कैल्शियम आयन की भारी कमी आ जाती है, राइट? बिल्कुल। और चूंकि कैल्शियम नर्व्स का करंट है, तो इसकी कमी से पैराथायरॉयड टिटेनी हो जाती है, यानी तंत्रिकाओं और पेशियों की अत्यधिक उत्तेजनशीलता। इसीलिए कंठ, चेहरे, हाथ और पैरों में भयंकर ऐंठन होने लगती है। यही वो बिजली के झटके वाला ग्राफिक है। सही पकड़ा। वहीं दाईं तरफ हाइपरथायरॉयडिज्म है, जहां ग्रंथि में ट्यूमर के कारण पीटीएच का अत्यधिक स्त्राव होने लगता है। इसका मतलब हाइपर वाली स्थिति में पीटीएच पागल होकर हड्डियों से बहुत ज्यादा कैल्शियम खींचने लगे। हाँ, और इसका प्रभाव होता है प्लाज्मा में कैल्शियम की अत्यधिक वृद्धि। एक्स्ट्रा कैल्शियम वृक्क नलिकाओं यानी किडनीज में जमा होने लगता है। और इसके लक्षण में ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका लिखा है। ये शब्द तो काफी भारी है। अगर आसान भाषा में कहें तो क्या इसका मतलब यही है कि हड्डियां कोमल और कमजोर हो जाती हैं? बिल्कुल सही डिकोड किया। क्योंकि सारा कैल्शियम हड्डियों से निकल गया है, तो वो खोखली हो जाती हैं। चलिए, कैल्शियम का कंट्रोल रूम हमने समझ लिया। अब स्क्रीन पर नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। हाँ, अब हम नियंत्रण केंद्र 2 पर आ गए हैं, जो है ऊर्जा और शर्करा प्रबंधक। राइट। विजुअल में अग्न्याशय यानी पैंक्रियास का एक चमचमाता हुआ 3D मॉडल दिख रहा है। राइट। इसमें नीले रंग से एक्सोक्राइन भाग और पीले चमकते हुए गोलों से एंडोक्राइन भाग को हाईलाइट किया गया है। अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ही समय में दो बिल्कुल अलग-अलग ड्यूटी निभा रहा है। जो नीला बहिस्रावी या एक्सोक्राइन भाग है, उसके ऊतकों को एसिनाई कहते हैं। बिल्कुल। और इसका कार्य है पाचन एंजाइमों का स्राव करना। जबकि जो पीला अंतःस्रावी या एंडोक्राइन भाग है, उसके ऊतक लैंगरहैंस के द्वीप कहलाते हैं। ओहो, और इसका कार्य है हार्मोन स्रावित कर ऊर्जा और शर्करा का नियमन करना। मतलब एक ही अंग है लेकिन मल्टीटास्किंग कर रहा है, पाचन और ब्लड शुगर कंट्रोल। यही तो इस डिजाइन की खूबसूरती है। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। चलिए, अब इन लैंगरहैंस के द्वीपों को अंदर से समझते हैं। स्क्रीन पर नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। ओके, इस स्लाइड में लैंगरहैंस के द्वीप की कोशिकीय प्रोफाइल दिख रही है। विजुअल में 5 अलग-अलग रंग के सेलुलर कार्ड्स पॉपअप हो रहे हैं: अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा और पीपी। हाँ, ये वो विशेष कोशिकाएं हैं जो अलग-अलग हार्मोन्स बनाती हैं। सबसे पहले है अल्फा कोशिका। इसका हार्मोन है ग्लूकागॉन। और इसका कार्य है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़कर रक्त शर्करा को बढ़ाना, राइट? एकदम सही। दूसरी है बीटा कोशिका, जो इंसुलिन हार्मोन बनाती है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर रक्त शर्करा को कम करता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। और ये डेल्टा कोशिका क्या करती है? डेल्टा कोशिका सोमैटोस्टैटिन हार्मोन बनाती है। इसका कार्य है ग्लूकागॉन और इंसुलिन को नियंत्रित करना और पाचन प्रक्रिया को धीमा करना। अच्छा, और गामा कोशिका गैस्ट्रीन हार्मोन निकालती है, जो गैस्ट्रिक एसिड के स्राव को प्रेरित करता है। बिल्कुल। और आखिरी है पीपी कोशिका। इसका हार्मोन पैंक्रियाटिक पेप्टाइड है, जो अग्नाशय के अपने स्राव का नियमन करता है। तो चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। हाँ, स्क्रीन पर एक नई स्लाइड ओपन हो चुकी है जिसमें चयापचय चक्र यानी मेटाबॉलिक साइकिल दिखाया गया है, इंसुलिन बनाम ग्लूकागॉन। राइट। विजुअल में स्क्रीन के बीच में लिवर यानी यकृत है, और एक लाल तीर जो ग्लूकागॉन है और एक नीला तीर जो इंसुलिन है, वो एक चक्र में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस साइकिल को समझे बिना हम ऊर्जा प्रबंधन नहीं समझ सकते। जब हम बात करते हैं ग्लूकागॉन की, जो अल्फा कोशिका से निकलता है, तो इसका लक्ष्य यकृत और एडिपोज ऊतक है। बिल्कुल। और इसकी क्रिया है ग्लाइकोजिनोलिसिस, मतलब
ये पैक्ड ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में बदलता है। परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज की वृद्धि होती है। और दूसरी तरफ इंसुलिन है बीटा कोशिका से। इसका लक्ष्य यकृत, पेशियां और एडिपोज ऊतक है। हाँ, और ये ग्लाइकोजेनेसिस करता है, मतलब खून में मौजूद एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जोड़कर ग्लाइकोजन बनाता है। इससे रक्त में ग्लूकोज कम होता है और ये वसा के अपघटन को रोकता है। ओह, तो क्या हम इंसुलिन को एक स्टोरेज मैनेजर कह सकते हैं, जो एक्स्ट्रा शुगर को पैक करके रख देता है, और ग्लूकागॉन को इमरजेंसी सप्लायर, जो जरूरत पड़ने पर उसे वापस निकालता है? वाह, ये एनालॉजी बहुत ही शानदार है। बिल्कुल, एक जमा करता है और दूसरा निकालता है। चलिए, अब इस टॉपिक के विकारों को देखते हैं। अब स्क्रीन पर नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। ओके, ये अग्न्याशय विकार का डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स है। विजुअल एक डायग्नोस्टिक डैशबोर्ड जैसा है, जहां 4 लक्षण बॉक्स, शुगर क्यूब, पानी की बूंद, मॉलिक्यूल, बीकर एनिमेशन के साथ खुल रहे हैं। हाँ, और नीचे एक लाल चेतावनी या वार्निंग पट्टी भी है। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज मेलिटस की। ये इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा के बढ़ने की स्थिति है। इसके लक्षण बहुत ही स्पेसिफिक है। पहला है ग्लाइकोसूरिया, जिसका मतलब है मूत्र में ग्लूकोज का आना। बिल्कुल, जब खून में शुगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो किडनी उसे यूरिन के रास्ते बाहर निकालती है। दूसरा लक्षण है कीटोन्यूरिया। ये तब होता है जब शरीर वसा का ऑक्सीकरण करता है, जिससे कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है, राइट? सही कहा। इंसुलिन के बिना कोशिकाएं शुगर इस्तेमाल नहीं कर पाती तो शरीर फैट जलाता है, जिससे जहरीले कीटोन बनते हैं। तीसरा है पॉलीडिप्सिया। मतलब जल की भारी हानि से अत्यधिक प्यास लगना, और अगर ये बढ़ जाए तो इंसान कोमा में भी जा सकता है। बिल्कुल। और चौथा है पॉलीयूरिया, यानी मूत्र का आयतन बढ़ना, बार बार यूरिन आना। और नीचे जो लाल चेतावनी पट्टी है वो हाइपोग्लाइसीमिया की है। अच्छा, ये इंसुलिन के अधिक स्राव से होता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज की घातक कमी हो जाती है? एकदम सही। तो पैंक्रियास का चैप्टर यहीं पूरा होता है। चलिए अब अगले टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब स्क्रीन पर नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। हाँ, ये है नियंत्रण केंद्र 3, आपातकालीन और तनाव अनुक्रिया केंद्र, यानी एड्रीनल ग्रंथि। विजुअल में देखिए, किडनी के ऊपर शंक्वाकार पिरामिड यानी कोन शेप की 2 ग्रंथियां चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर एक ग्रंथि का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। एनाटॉमी के हिसाब से ये किडनी के ऊपर स्थित है। इसके बाहरी भाग को एड्रीनल वल्कुट यानी एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये भाग जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके नष्ट होने से मृत्यु निश्चित है। बाप रे। और जो अंदर का केंद्रीय भाग है उसे एड्रीनल मध्यांश या एड्रीनल मेड्यूला कहते हैं, जो तनाव और आपातकाल से लड़ने में सहायक है। बिल्कुल। चलिए पहले वल्कुट को गहराई से समझते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। स्क्रीन पर नई स्लाइड आ गई है, एड्रीनल वल्कुट की त्रिस्तरीय वास्तुकला। विजुअल में एड्रीनल कॉर्टेक्स की 3 परतें 3D में अलग-अलग होकर दिख रही हैं। हाँ, सबसे बाहरी परत को ज़ोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। यहाँ से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का उत्पादन होता है। और जो मध्य परत है वो ज़ोना फेसिक्युलेटा है, जहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनते हैं। सही। और सबसे आंतरिक परत है ज़ोना रेटिकुलरिस, जिसका काम है लैंगिक कार्टिकॉइड्स का उत्पादन करना। इन तीनों परतों का काम बहुत ही स्पेसिफिक है। चलिए इनके हार्मोन्स को समझते हैं। बिल्कुल। अब स्क्रीन पर नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है वल्कुट हार्मोन, यानी जीवन रक्षक त्रिमूर्ति। विजुअल में 3 पिलर्स हैं। पहले पिलर पर एक क्रिस्टल घूम रहा है जो सोडियम और पोटेशियम के लिए है, दूसरे पर आग की लौ है और तीसरे पर नर मादा चिन्ह घूम रहे हैं। राइट। पहला पिलर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को दर्शाता है, जिसका उदाहरण एल्डोस्टेरॉन है। ये शरीर में सोडियम और पोटेशियम का नियमन करता है। मतलब ये रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, परासरणी प्रभाव और बाह्य कोशिकीय तरल का आयतन बनाए रखता है। बिल्कुल सही। दूसरा पिलर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का है, जैसे कार्टिसोल। ये आग की लौ ऊर्जा को दर्शाता है। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस और लिपोलिसिस को प्रेरित करता है। यह हृदय और वृक्क कार्य का नियमन भी करता है, और मैंने पढ़ा है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसुप्रेसिव होता है, इसलिए एलर्जी उपचार में उपयोगी है। एकदम परफेक्ट। और तीसरा पिलर लैंगिक कार्टिकॉइड्स का है, जैसे एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। यह नर और मादा के बाहरी लैंगिक लक्षणों जैसे चेहरे और अक्षीय बालों का विकास करता है। तो ये था बाहरी भाग। चलिए अब अंदर वाले हिस्से को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
अब स्क्रीन पर नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है, एड्रीनल मध्यांश का आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र। ओ, विजुअल बहुत ही इंटेंस है। नर्वस सिस्टम के तारों से जुड़ा हुआ एड्रिनल का भीतरी हिस्सा है, जिसमें से बिजली जैसी चिंगारियां या स्पार्क्स निकल रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से है। और यहाँ से आपातकालीन हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन। बिल्कुल। इसके ट्रिगर्स क्या हैं? शारीरिक तनाव जैसे रक्तदाब का गिरना, दर्द, भयंकर सर्दी या चोट, और भावनात्मक तनाव जैसे क्रोध, डर या शोक। और एक्शन है लड़ो या उड़ो, यानी फाइट और फ्लाइट प्रभाव उत्पन्न करना। अगर मैं इसे असल जिंदगी के उदाहरण से जोड़ूं, हाँ, बिल्कुल जोड़िए। जैसे अचानक सामने शेर आ जाए या फिर एग्जाम का पेपर देखकर पसीना आ जाए, तब अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, तब यही लड़ो या उड़ो सिस्टम ऑन होता है, राइट? एकदम सटीक उदाहरण है। या तो सिचुएशन से लड़ो या वहां से भाग जाओ। शरीर आपको दोनों के लिए तैयार करता है। चलिए अब इस ग्रंथि के विकारों पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। ओके, स्क्रीन पर एड्रीनल ग्रंथि से संबंधित विकार है। विजुअल में 5 अलग-अलग बीमारी के कार्ड्स आ रहे हैं। हाँ, इसे हम तेजी से लेकिन स्पष्ट रूप से समझेंगे। पहला है एडिसन का रोग। इसमें वल्कुट का अपक्षय हो जाता है। इसके लक्षण में तांबे जैसी त्वचा, निम्न शर्करा और सोडियम, उच्च पोटेशियम और उल्टी शामिल हैं। दूसरा है कुशिंग सिंड्रोम। इसमें कार्टिसोल की अधिकता हो जाती है। बिल्कुल। कॉर्टिसोल बढ़ने से उच्च रक्त शर्करा, मोटापा और रक्त आयतन में वृद्धि होती है। तीसरा है एल्डोस्टेरोनिज्म, जहां एल्डोस्टेरोन की अधिकता होती है, जिससे शरीर में उच्च सोडियम, निम्न पोटेशियम और उच्च रक्तदाब हो जाता है। सही कहा। चौथा है एड्रीनल विरिलिज्म। ये महिलाओं में लैंगिक कार्टिकॉइड्स की अधिकता से होता है, जिससे दाढ़ी मूंछ आना और नर जैसी आवाज हो जाती है। और पांचवा है गायनिकोमेस्टिया, पुरुषों में एस्ट्रोजन की अधिकता, जिससे स्त्रियों के समान स्तनों का विकास होता है। एकदम सही। तो इसी के साथ हमारा विकारों वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम अपनी अंतिम स्लाइड पर मूव करते हैं। हाँ, स्क्रीन पर नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। अंतिम संश्लेषण यानी अस्तित्व का त्रिकोण। विजुअल में एक बड़ा चमकता हुआ होमियोस्टेसिस का त्रिकोण बना है। राइट, जिसके तीनों कोनों पर पैराथायरॉइड, अग्न्याशय और एड्रिनल ग्रंथि हैं और लेजर बीम्स इन्हें आपस में जोड़ रही हैं। अगर हम इसे समराइज करें तो पैराथायरॉइड, जो कैल्शियम नियंत्रक है, वो विद्युत रासायनिक संकेतों के लिए आयनों का संतुलन बनाता है। बिल्कुल। अग्न्याशय, जो ऊर्जा प्रबंधक है, वो कोशिकाओं को निरंतर ईंधन यानी ग्लूकोज की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। और एड्रिनल, जो तनाव अनुक्रिया केंद्र है, वो आपातकाल में प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए रक्तचाप और ऊर्जा का प्रबंधन करता है। एकदम सटीक। निष्कर्ष यही है कि ये तीनों ग्रंथियां मिलकर मानव शरीर की जैविक मशीनरी को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती हैं। के इस विस्तृत अध्ययन में हमारे साथ गहराई तक उतरने के लिए आपका धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने शरीर की इस अद्भुत मशीनरी का ख्याल रखिए।